नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आइए, आज हम कोटद्वार के चंद्रमोहन सिंह नेगी बेस अस्पताल में हैं। कोटद्वार का यह बेस अस्पताल एक बहुत बड़े क्षेत्रफल व आबादी से लगा हुआ है, जिस पर लाखों लोगों की आस है। वहीं बहुत बड़ी संख्या में मरीज यहां आते हैं। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने इसका विस्तारीकरण किया। अब अगर विगत कुछ महीनों पहले की बात करें तो अस्पताल की भव्य बिल्डिंगों को बाहर से देखने में अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही अंदर जाते थे तो सारे अरमान टूटकर बिखर जाते थे। जगह जगह गंदगी, दुर्गंध, उसके बाद नर्सों का दुर्व्यवहार, न जाने नर्सें किस अकड़ में रहती। वहीं डॉक्टरों का ना होना, कई डॉक्टरों का मरीजों व तीमारदारों के साथ सही व्यवहार ना होना, दवाइयाँ टोटल बाहर से मंगवाना, ऐसी कई खामियां खुद हमने देखी है। लेकिन जब हम अभी बेस अस्पताल पहुँचे तो हमने देखा है काफ़ी परिवर्तन। मुख्यतः हमने देखा सफाई, कहीं भी हमें गंदगी नज़र नहीं आई, जिसको देखकर इच्छा हुई अस्पताल के नए सीएमएस से मिलने की। और हम कमरा नंबर 202 में घुस गए, जो ऑफिस है। हमने देखा सामने कुर्सी पर एक हैंडसम व्यक्ति बैठा, जिनका चेहरा चमक रहा था। बड़े ही शालीनता व चेहरे की पर मुस्कुराहट लिए उन्होंने हमें बैठने को कहा। कुछ देर उनसे बात करने के बाद लगा कि एक डॉक्टर व्यवहारिक, शुद्ध भाषा व मधुर वाणी और एक्टिव व्यक्ति, जिन्हें देखकर मरीज 25% वैसे ही सही हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रमोहन सिंह नेगी बेस अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजयेश भारद्वाज की, जिन्होंने आते ही कोटद्वार अस्पताल में सुधार करना शुरू कर दिया है। सर, आपको आए हुए 4-5 महीने हो चुके हैं। इस दौरान आपने कोटद्वार का जो ये हमारा बेस हॉस्पिटल है, जिससे लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, पेशेंट जुड़े हुए हैं, पहाड़ से लेकर के कोटद्वार से लेकर के एक बहुत बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई है। तो आपके आने के बाद जो इस अस्पताल की क्या क्या चीज़ें आपने इसमें सुधार किया है? ठीक है दोस्त, मैं यहाँ पे फरवरी की शुरुआत में ही आया था, 2 फरवरी को। और जब मैं आया था तो अस्पताल की जो स्थिति थी वो मुझे खुद ही संतोषजनक नहीं लग रही थी। सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अब पूरा काम सुचारू रूप से चल रहा है। जो मेरी 4-5 प्रायोरिटी थी, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये थी कि जो भी हमारे चिकित्सक हैं या कर्मचारी हैं, उनकी अस्पताल में समय से आना और मरीज़ों को उनकी उपलब्धता, इस पर मैंने जोर दिया। मैंने सब अपने चिकित्सक बंधुओं को भी, कर्मचारियों को भी इसके लिए निर्देशित किया और उन्होंने शतशः इसका अनुपालन भी किया। और आज व्यवस्था आप देखिए जाके, तो सारे डॉक्टर आपको अपने टाइम से मिलेंगे और उपलब्धता भी होगी। इमरजेंसी में मैंने डॉक्टर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को डिप्यूट किया हुआ है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर है और ज़रूरत पड़ती है सीनियर डॉक्टर की, वो तुरंत उपलब्ध होता है। आप किसी भी समय इमरजेंसी में चले जाइए, रात में, दिन में, आपको कोई कर्मचारी मेरा सोता हुआ नहीं मिलेगा, सब अलर्ट मोड पर रहेंगे। पहली तो ये मैंने चीज़ें यहाँ की ठीक करी। दूसरा क्या है कि मैंने हम पे सभी कर्मचारियों से, चिकित्सा अधिकारियों से, कर्मचारियों से निर्देशित किया है कि मेरे कॉल करने पर टेलीफोनिकली किसी भी व्यक्ति का कॉल किसी भी समय उठना सुनिश्चित करें। किसी के भी फ़ोन ऑफ नहीं रहेंगे, और अगर मेरे फ़ोन करने पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं उसे अनुशासनहीनता मानूंगा। ये दूसरा मैंने यहाँ पे सुधार किया, ये बहुत ज़रूरी था। और मेरे कर्मचारी, मुझे गर्व है इस बात का कि सभी कर्मचारी अधिकारी इसका अनुपालन कर रहे हैं। तीसरी जो चीज़ थी, वो कुछ बहुत ज़रूरी दवाइयाँ थी जिनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, वो मैंने मेडिसिन भी उपलब्ध करा दी हैं। और मैक्सिमम कोशिश ये है कि दवाइयाँ कम से कम बाहर की लिखी जाएं, और मेरे अधिकारी उसको पालन भी कर रहे हैं। मैंने उनको निर्देशित भी किया है, मैं खुद भी देखता हूँ। और सारे चिकित्सक कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी दवाइयाँ हों, कुछ दवाइयाँ ऐसी ज़रूर होती हैं जो कहीं भी उपलब्ध नहीं होती, मजबूरी होती है वो, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, वो उनको लिखना पड़ता है। चौथी मेरी प्रायोरिटी थी लिफ्ट। लिफ्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मरीज़ को ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए। उसमें भी कुछ सर्विसेज उसकी होनी थी, वो मैं सब करा दी थी। अब मेरे मरीज़ और उनके अटेंडेंट सारे, हालांकि वो अटेंडेंट्स के लिए लिफ्ट नहीं होती है, ये दुरुपयोगी है एक तरीके का लिफ्ट का, वो केवल मरीज़ों के लिए, असहाय लोगों के लिए होती है। लेकिन फिर भी चूँकि ऐसा कुछ है नहीं प्रशासनिक आदेश, तो उसका भी भरपूर प्रयोग हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब चीज़ों में, किसी भी व्यवस्था में मरीज़ को ठीक करने के लिए और सुचारू रूप से चलने के लिए सफाई व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। दिन में कम से कम 3-4 बार मैं राउंड लेता हूँ, और राउंड में मैं सुपरफिशियल नहीं देखता हूँ, मैं हर कोने में झांक के देखता हूँ, टॉयलेट्स देखता हूँ,
कोने कोने में जाले लगे हों उसको भी देखता हूँ, कोई कोई पंखा नहीं चल रहा है एग्जॉस्ट, उसको भी देखता हूँ। तो वो सब चीज़ें मैंने धीमे धीमे इन सब चीज़ों को ठीक कर दिया काफ़ी कुछ। बाकी जो भोजन व्यवस्था है वो भोजन व्यवस्था बहुत अच्छी है और समय से लोगों को मिलता है, बहुत सस्ता भोजन है और अच्छा भोजन है, उसको भी चेक करता हूँ, मैं स्वयं खा के देखता हूँ। और कुछ लोगों को मैंने डिप्यूट किया हुआ है, मैनेजर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, कि वो वीक में कम से कम एक बार जाके भोजन करें ताकि उन्हें पता लगे कि मरीजों किस प्रकार का भोजन मिलता है। ये व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। केवल एक व्यवस्था जो ऐसी है, यहाँ के स्टाफ की कमी है, वो कागजी कार्रवाई है। जब से आया हूँ तब से लगातार कर रहा हूँ, प्रशासनिक वर्क है, शासन ही करेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, केवल एक प्रार्थना पत्री भेजना होता है, वो भेजता रहता हूँ, मीटिंग्स में मुलाकात करता रहता हूँ, अपनी समस्या सबके सामने रख देता हूँ। चूँकि ये सब शासनिक आदेश होते हैं और ऊपर से ही आते हैं स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए, इसमें मैं थोड़ा लाचार हूँ। लेकिन बाकी अपने स्तर पे जो भी व्यवस्था कर सकता हूँ वो मैं अभी तक बेस्ट किया है और आने वाले दिनों में भी ईश्वर ने चाहा तो अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत से सुधार आपने जो यहाँ पर आने के बाद किए हैं ज़रूरी थे। लेकिन एक चीज़ बहुत पहले से ही कोटद्वार बेस अस्पताल के लिए हमेशा से यही कहा गया है, ये एक रेफरल सेंटर है। ये आपका ये जो सवाल है, ये एक्चुअली ये जो कही हुई व्यक्ति है, ये किसी बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की बात नहीं है। ये आम व्यक्ति इस बात को कह देता है, जिसका मरीज़ रेफ़र कर दिया गया होगा उसने उसको रेफरल सेंटर मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं है मित्र, रेफरल सेंटर नहीं है। सबसे ज़्यादा मरीज़ यहाँ देखे जाते हैं। आप अभी भी अस्पताल में जाकर देख सकते हैं कितने मरीज़ भर्ती हैं। ओपीडी भी जाके देख लीजिए, हैवी ओपीडी है। रेफरल सेंटर तो सारे अस्पताल होते हैं। जब कोई मरीज़ ट्रीटेबल नहीं है, जिसके लिए कोई साधन नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है या कोई विशेषज्ञ किसी चीज़ का विशेष विका नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोरोग चिकित्सक नहीं है, त्वचा रोग विशेषज्ञ नहीं है, तो इनके मरीज़ तो रेफ़र ही किए जाएंगे। तो इसको रेफरल सेंटर कहना तो मेरे हिसाब से गलत होगा। अगर कोई व्यक्ति फिजिशियन के मरीज़ को और वो सीरियस नहीं है उसको रेफ़र करता है तो मैं हाँ ज़रूर मानूंगा। लेकिन जब से मैं आया हूँ मित्र, ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी मरीज़ जो ट्रीटेबल है उस सबका इलाज हो रहा है। लेकिन जिन चीज़ों के लिए साधन नहीं है, वो चिकित्सक नहीं है उस विषय के, तो उसको रेफ़र करने पर रेफरल सेंटर कहना कतिपय गलत हो। चिकित्सक के अलावा जनरल सर्जन भी हूँ। इससे पहले ऋषिकेश में मैं CMS भी था और जनरल सर्जन भी था। दोनों कार्य निपुणता से करता था। 7-8 सर्जरी कम से कम एक दिन में करता था और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कार्य भी देखता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मेरा स्थानांतरण हुआ। आज मैं वहाँ पर वो सर्जन है और मैं ये समझता हूँ कि हर चिकित्सालय में सर्जन उसकी रीढ़ की हड्डी होता है और जिस चिकित्सालय में सर्जन होता है वहाँ पे बहुत सी चीज़ें तो खुद ही निस्तारण हो जाती हैं। लेकिन मैं चूँकि यहाँ पे प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की पोस्ट पे हूँ, अभी मैं केवल अनुशासन और सब जो कमियाँ हैं उनको दूर करने में लगा हुआ हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपना OPD कक्ष बना लिया है। मैं जल्दी मरीज़ों को देखूँगा और जितना संभव होगा हो सकेगा सर्जरी भी करूँगा, ताकि चूँकि ये जनहित का मामला है, इसमें अपने कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को पीछे रहना चाहिए। मैं उसमें भी आगे रहूँगा। तो इस मैं 4-5 जगह सर्जन के रूप में रह चुका हूँ। सबसे पहले मैंने सर्जरी शुरुआत करी हरिद्वार में। हरिद्वार के बाद मैं आया पौड़ी में, फिर मैंने पौड़ी में सर्जरी करी और उसके बाद फिर मैं आया ये ऋषिकेश। फिर मैंने ऋषिकेश में सर्जरी करी। फिर मैं ऋषिकेश के बाद फिर मैं चला गया रुद्रप्रयाग। फिर वहाँ पे मैंने सर्जरी की रुद्रप्रयाग में। उसके बाद फिर मेरा स्थानांतरण ऋषिकेश हुआ। फिर मैंने ऋषिकेश में सर्जरी करी। अब ऋषिकेश के बाद फिर मुझको इन्होंने पौड़ी भेज दिया। पौड़ी वो PPP मोड पे था और तो वहाँ पे मेरा केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, तो मेरा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सर्जन के रूप में ज़्यादा नहीं था, केवल एक प्रशासक के रूप में था। अब वहाँ से मैं ये यहाँ पे भेजा गया हूँ, तो मैं जैसी व्यवस्था ठीक होगी तो मैं सर्जरी को भी लेके चलूँगा। अच्छा सर, जिस समय एक सर्जन ऑपरेशन करता है, पेशेंट उसके आगे होता है, उस समय डॉक्टर के दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है एक भावनात्मक रूप से उस पेशेंट के प्रति? देखिए सर, चिकित्सक को आप कुछ भी कह लें, लेकिन चिकित्सक एक बहुत संवेदनापूर्ण व्यक्ति होता है। उसके हृदय में वही संवेदनाएं होती हैं जो संवेदनाएं आम आदमी में होती हैं। और जब वो मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है तो कुछ भी स्थिति हो, वो सबसे पहले वो भी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे हाथों में वो शक्ति दो कि इस मरीज़ को कुछ ना हो। क्योंकि अपयश लेने के लिए संसार में कोई तैयार नहीं होता, सब यश के भूखे होते हैं। तो इसलिए प्रार्थना ईश्वर से एक सर्जन भी करता है कि उसका मरीज़ ठीक रहे। बाद में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ चिकित्सक के अच्छा करने पर भी कुछ गलत हो जाता है, तो दुनिया तो उसे गलत समझती है, लेकिन वो आंतरिक रूप से गलत नहीं होता। भावना उसकी सही होती है, परिणाम कई बार गलत हो जाता है। एक इंसिडेंट होता है। हाँ, परिणाम कई बार अच्छी भावना के बाद भी गलत हो जाते हैं। लेकिन
मेरा मानना ये है कि कोई भी चिकित्सक, चाहे वो सर्जन हो या फिजिशियन हो, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि उसके मरीज़ को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। लेकिन सर निजी अस्पतालों में कई जगह ऐसे देखा गया है कि एक इस पेशे को एक व्यावसायिक के तौर पे लिया जाता है। व्यावसायिक रूप से काम करने वाले चिकित्सकों या नर्सिंग होम्स या बड़े बड़े चिकित्सालयों के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पे वो दृश्य नहीं देखा। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ और अपने सारे चिकित्सक भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अगर समाज हम चिकित्सकों को किसी गलत दृष्टि से देख रहा है तो हमें भी आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर कुछ खामियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि समाज हमें उसी दृष्टि से देखे जो आज से 25-30 साल पहले लोग ईश्वर और भगवान का रूप चिकित्सक में देखा करते थे। ऐसा संभव है, अगर हम अपनी कुछ खामियों को दूर कर लें तो समाज का दृष्टिकोण फिर बदल सकता है। आपके जीवन काल में, आपकी सेवा के समय में कभी ऐसा हुआ कि कोई पेशेंट आपने भरसक प्रयास किया हो और वो आपके प्रयास में सफल ना हो पाया? आपको शायद सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरी भावना और मेरी कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। मैं अपने प्रोफेशन में बैठा हूँ, मैं ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूँ, आज तक मैंने जितनी भी सर्जरी की हैं या जितने भी इस तरह के कार्य किए हैं, किसी मरीज़ को कोई निराशा नहीं हुई। सब मुझे याद करते हैं शिद्दत से और प्यार भी करते हैं और आज भी मुझसे मिलने आते हैं। आने वाले समय में आपको कोटद्वार इस बेस अस्पताल को और क्या क्या सुधार इसमें करना चाहिए? मैं तो ये चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा चिकित्सालय बने, मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बने, जनता को यहाँ का लाभ पहुँचे और मेडिकल कॉलेज के दृष्टिकोण से यहाँ पे सारी सुविधाएं जल्दी ही हों। और क्षेत्रफल में तो कमी नहीं है, एरिया बहुत है, सब कुछ हो सकता है। लोग अगर चाहेंगे तो सब चीज़ मुमकिन है और मैं समझता हूँ कि भविष्य उज्ज्वल है कोटद्वार। क्षेत्र की जनता या जो भी इस अस्पताल में आने वाले पेशेंट है, अगर किसी को किसी नर्स से, किसी डॉक्टर से या किसी भी स्टाफ के व्यक्ति से किसी तरह का की जो दिक्कतें आएंगी तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? सबको पहले ही है, चिकित्सकों को भी, कर्मचारियों को भी, कि किसी भी आने वाले मरीज से दुर्व्यवहार न किया जाए। मैं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक होने के बाद भी किसी भी व्यक्ति से मधुरता से बात करता हूँ, उसको ध्यान रखता हूँ उसका। तो मेरा आदेश सबके लिए है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें और मरीज़ों को ये समझ के कि वो परेशान हैं, इस तरीके से उनसे बात की जाए। तो मैं नहीं समझता ऐसा कोई मेरा कर्मचारी करता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि अपनी माधुर्य, अपने व्यक्तित्व चरित्र में बनाएं।